हेलो स्टूडेंट, कल हम बात कर रहे थे अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की बात कर रहे थे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। हमने बहुत विभिन्न स्थितियां देखी कि यदि वस्तु को अनंत पे रखा जाए तो फोकस पे बनेगा, ठीक है। अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखा जाए, बियॉन्ड सी वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाए तो कहाँ बनेगा, ए और सी के मध्य। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए या फिर डायरेक्ट डाल दो हेडिंग वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है कैपिटल आर। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। आज हम वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर और फोकस दूरी होती है स्मॉल एफ। वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर और फोकस दूरी एफ में संबंध याद करेंगे, समझ में आएगी बात। आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। तो अब इसको हम सिद्ध कर लेते हैं कैसे होती है। तो देखो, इसका मैं किरण चित्र बनाता हूं। देखो, मैंने सबसे पहले एक दर्पण लिया, और कौन सा दर्पण लिया? ये दर्पण हुआ आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण हुआ? अवतल दर्पण हुआ। ये दर्पण का मुख्य अक्ष हुआ। ये दर्पण का हो जाता है ध्रुव भैया, इसको P से व्यक्त करते हैं। तो मैंने यहाँ नाम दे दिया, आपको O से व्यक्त करते हैं, O नाम। क्या नाम दे दिया? O नाम, ठीक है। तो मैंने दर्पण पे प्रकाश किरण आपतित की। ये समांतर मुख उसके समांतर है। कहाँ से जाएगी? फोकस बिंदु से जाएगी। कहाँ से जाएगी? फोकस बिंदु से जाएगी। दर्पण पर एक प्रकाश किरण आपतित की जो कहाँ से गुजरेगी? फोकस बिंदु से गुजरेगी। इसका परावर्तन होगा, ठीक है। अब मैं इस पे अविलंब खींच लेता हूँ। मैंने एक अविलंब खींच लिया, ये मैंने खींच लिया अविलंब। क्या खींच लिया? अविलंब खींच लिया। अविलंब बेटा देखो ये ऐसे है, तो यहाँ अविलंब खींचेंगे तल की लंबाई तो ऐसे खींचेंगे, समझ में आई बात। तो हम यहाँ अविलंब खींच लेते हैं। तो मैंने यहाँ अविलंब खींचा, तो अविलंब हमारा यहाँ से वक्रता केंद्र से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? वक्रता केंद्र, और ये हो गया C। समझ में आई बात। इस प्रकाश किरण का मैंने नाम दे दिया है, इस प्रकाश किरण का मैंने नाम दिया है, और इसका नाम दे दिया मैंने S और P बिंदु, यहाँ दे दिया मैंने। समझ में आएगी बात, ठीक है। दोबारा सुनो भैया, मैंने क्या किया? एक दर्पण लिया है, ये मैंने दर्पण लिया, ठीक है। कौन सा दर्पण लिया मैंने? ये दर्पण लिया अवतल दर्पण। ये इसका मुख्य अक्ष हुआ। मैंने प्रकाश किरण आपतित की, और ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी, ठीक है। मैंने इसका अविलंब खींच लिया। अविलंब कहाँ से गुजरता है? अविलंब गुजरता है वक्रता केंद्र से। कहाँ से गुजरता है? वक्रता केंद्र से गुजरता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो देखो, अवतल दर्पण की हम बात कर रहे थे। अवतल दर्पण लिया है, मैंने एक प्रकाश किरण आपतित की जो मुख्य अक्ष की क्या है? समांतर है, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजर रही है? दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजर रही है। समझ में आई बात, ठीक है। अब ये यहाँ इसका परावर्तन हुआ, तो आपतित किरण हुई SP। कौन सी किरण हुई? आपतित किरण SP हुई। परावर्तित किरण आप नाम दे देंगे, Q नाम दे देंगे। तो परावर्तित किरण कौन सी हुई? PQ। कौन सी किरण है? परावर्तित किरण है। दर्पण का जो मैंने ध्रुव माना है वो O माना है। क्या माना है? O। मैं आपको पहले ही एक बात बता चुका हूँ कि जितनी भी गणनाएं, जितनी भी डेरिवेशंस की जाती हैं ऑप्टिक्स में, छोटे दर्पण के लिए की जा रही हैं, छोटे लेंस के, यदि लेंस की चल रही है तो लेंस छोटा होना चाहिए, ठीक है। समझ में एक बात, अगर प्रिज्म की बात चले तो प्रिज्म में क्या होना चाहिए?
छोटा। तो देखो छोटा अगर देखा जाए तो मैंने ये दर्पण बनाया, तो देखो मैंने ये हिस्सा ले लिया सब छोटा, तो ये लगभग कैसी लाइन है, सीधी लाइन है। कैसी लाइन है, सीधी लाइन है। आगे जाकर ये मुड़ रही है, तो जैसे जैसे दर्पण बड़ा होता जाएगा तो ये जो रेखा है ये दर्पण वक्राकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वक्राकार होता जाएगा। लेकिन कोई छोटा सा पार्ट लें तो वो तो क्या होगी, सीधी रेखा होगी। समझ में बात, ठीक है। अब मैंने बनाया तो यहाँ बड़ा है, इसको मैंने बनाया तो यहाँ बड़ा है, लेकिन ये कैसा है, ये साइड से थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। इस प्रकार से मैंने इस दर्पण को बनाया। समझ में नहीं बात, ठीक है। एक बार देखो मैं चित्र दोबारा बनाता हूँ, चित्र बनाने के लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने सबसे पहले आप देखो संबंध किस किस निकाल रहे हैं, आप संबंध निकाल रहे हैं, आप संबंध निकाल रहे हैं, आप वक्रता त्रिज्या कैपिटल R, ठीक है, और फोकस दूरी F। तो सबसे पहले आप कोई सा दर्पण लेंगे, कोई से भी दर्पण से निकाल सकते हैं। तो मैं अवतल दर्पण से यहाँ निकाल के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके दो मेथड हैं और दोनों मेथड में आपको बताऊंगा। समझ में आई बात। आज हम इस पे चर्चा करेंगे, कल अगला टॉपिक चर्चा करेंगे वो अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र के बारे में आगे क्लास में चर्चा करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैंने एक दर्पण लिया और मैंने ये दर्पण ले लिया, ये दर्पण हुआ, और ये दर्पण आपका कौन सा दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण के लिए लिया है मैंने। कौन सा दर्पण लिया है, अवतल दर्पण लिया है। ये इसका क्या हुआ, ये इसका मुख्य अक्ष हुआ, और ये मैंने बिंदु मान लिया O। कौन सा बिंदु मान लिया, ये मैंने नाम दे दिया बिंदु O। मतलब दर्पण का ध्रुव क्या है, ध्रुव को भैया P से व्यक्त करते हैं, O से व्यक्त करते हैं। समझ में आई बात। अब मैंने मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आपतित की, ठीक है। ये मैंने प्रकाश किरण आपतित की, मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। तो मैंने मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आपतित की। तो ये जो प्रकाश किरण आपतित की है इसका क्या हो जाएगा, दर्पण से परावर्तन होगा। और रूल्स कहता है, नियम कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह परावर्तित होकर मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से गुजरती है वो बिंदु क्या होता है, फोकस बिंदु होता है। तो यहाँ से इसका परावर्तन हुआ और परावर्तित होकर ऐसे गुजर गई, ठीक है। और ये बिंदु कहलाता है फोकस बिंदु, कहलाता है फोकस बिंदु। अब मैं इसका परावर्तन हुआ है, ठीक है, तो आपतित किरण भी है अपने पास, परावर्तित किरण भी है। इसका मैं नाम दे देता हूँ P बिंदु नाम। यहाँ मैंने बिंदु दे दिया P, यहाँ बिंदु दे दिया मैंने P बिंदु, कितना दे दिया P बिंदु, और यहाँ दे दिया S। तो SP आपतित किरण हुई, ठीक है। अब मैं इसका यहाँ ऐसे है, ये इसका अवलंब, अवलंब होता है तल, ये तल है, ये तल है, तल के लंबवत ऐसे अवलंब खींचते हैं। तो मैंने इसका डॉट डॉट करके अवलंब खींच लिया, तो मैंने इसका डॉट 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 क्या खींच लिया, अवलंब। और अवलंब कहाँ से जाएगा, वक्रता केंद्र से। कहाँ से जाएगा, वक्रता केंद्र C से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, वक्रता केंद्र C से। समझ में आई बात, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ये वक्रता त्रिज्या कैपिटल R कहलाती है। समझ में आई बात, ठीक है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, और ये होती है कैपिटल R। ये जो दूरी है ये स्मॉल f कहलाती है, और ये आपको पता है ये दूरी कौन सी है, फोकस दूरी। फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा, जब प्रकाश किरण SP कोई आपतित किरण है, कैसी किरण है, आपतित किरण है, और इसका मैं नाम दे दिया यहाँ Q, इस किरण का नाम दे दिया Q। तो SP आपतित किरण है और PQ कैसी किरण है, परावर्तित किरण है। तो ये तो हुई आपतित किरण। कौन सी किरण हुई, आपतित किरण। ये आपकी किरण है आपतित किरण, और ये आपकी कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। कौन सी किरण है, परावर्तित किरण, परावर्तित, ठीक है। आपतित किरण अविलंब के साथ आपतन कोण I बनाती है। आपतित किरण अविलंब के साथ, तो ये अविलंब हुआ इसका, तो यहाँ मैंने कोण बना दिया आपतन कोण I। क्या बना दिया, आपतन कोण I बना दिया। समझ में आई बात। आपतित किरण SP अविलंब के साथ आपतन कोण I बनाएगी, कितना बनाएगी, I बनाएगी आपतन कोण। और
दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक समझ में आइएगा। ठीक है, अब देखो आपतन कोण हो गया, आपतन कोण हो गया आई, परावर्तन कोण हो गया आर। ये कोण जो बना इसको मान लिया मैंने अल्फा। कितना मान लिया? अल्फा मान लिया। ठीक है, तो देखो लिखना क्या है इसमें, एसपी कोई आपतित किरण है जो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। पी क्यू परावर्तित किरण है, सीपी अविलंब है। सीपी क्या है? अविलंब है। आपतित किरण अविलंब सीपी के साथ आपतन कोण आई बनाती है तथा परावर्तित किरण पी क्यू अविलंब के साथ परावर्तन कोण बनाती है स्मॉल आर। समझ में आई बात? ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ बात करते हैं कि कौन कौन से कोण है इसमें जो बराबर होंगे। तो देखो आप ये लिख देंगे कि आपतित किरण एसपी है जो परावर्तन आप दर्पण पर आपतित होती है और अवलंब के साथ आपतन कोण आई बनाती है। परावर्तित किरण पी क्यू है जो अवलंब के साथ परावर्तन कोण कितना बनाती है? आर। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसके बाद देखो यहाँ, तो देखो मैं यहाँ कोण बराबर कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ कोण आई बराबर में कोण आर। कोई दिक्कत है क्या? कोण आई बराबर में कोण आर। कोण आई आर के बराबर होगा, कौन से नियम से होगा? परावर्तन नियम से। कौन से नियम से होगा? परावर्तन नियम से। कोण आई बराबर में कोण आर होगा, कौन से नियम से होगा? परावर्तन नियम से। समझ में आई बात? अब देखें यहाँ ये कोण, आप पता है परावर्तन नियम क्या कहता है? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो कोण आई बराबर में। ठीक है, अब यहाँ देखो मैंने ये कोण देखो जेड की आकृति बन रही है, जेड की आकृति बन रही है, तो कोण आई और कोण अल्फा क्या होंगे? बराबर होंगे। जहाँ जेड की आकृति बने, ये जेड की आकृति बनी भैया, ये मैं जो इसमें यहाँ इसके जो मैं मार्कर घुमा रहा हूँ, देखो मैं मार्कर घुमा रहा हूँ यहाँ, ये किसकी आकृति बनी है? जेड की आकृति। तो कोण आई और कोण अल्फा कैसे कोण होंगे? एकांतर कोण होंगे। कैसे कोण होंगे? एकांतर कोण होंगे। तो कोण आई बराबर में कोण अल्फा। कोई समस्या? कि दोनों ही कैसे कोण हैं? एकांतर कोण हैं। एकांतर कोण हैं। कैसे कोण हैं? एकांतर कोण हैं। और एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए मैंने कोण आई बराबर में क्या लिख दिया? कोण अल्फा। समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा यदि हम बात करते हैं ज्यादा समझ आ गया, कोण आई किसके बराबर होगा? कोण अल्फा के, क्योंकि जेड की आकृति बन रही है और जेड की आकृति बनती है तो कैसे कोण बनते हैं? एकांतर कोण। इस प्रकार से आकृति बन रही है। ठीक है, यहाँ कोण आई है, यहाँ कोण अल्फा है, तो दोनों ही कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ में आई बात? आगे बात करते हैं कि ये जो CO है ये आपकी वक्रता त्रिज्या है। CO बराबर में, ठीक है, CO बराबर में मैं लिख सकता हूँ CF प्लस में FO। CO बराबर में लिख सकता हूँ CO, देखो तो CO पूरी दो भुजाओं से मिलकर बनी है, CF प्लस में O है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ CO बराबर में CF प्लस में O है। इसको समीकरण नंबर देते हैं 1। समझ में आई बात? इसको हम समीकरण नंबर, अच्छा इनको दे देना समीकरण नंबर, इसको समीकरण नंबर देते हैं 1, इसको समीकरण नंबर देते हैं 2, इसको समीकरण नंबर देते हैं 3। ठीक है, जब कोण आई बराबर में कोण आर है और कोण आई बराबर अल्फा है, तो ये दोनों कोण, ये तीनों कोण आई आर और अल्फा क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि आई आर के बराबर है और आई किसके बराबर है? अल्फा के बराबर। आई अल्फा के बराबर है, आई आर के बराबर है, तो तीनों कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से
कोणों की सम्मुख भुजाएं भी किसी भी त्रिभुज में, तो ये त्रिभुज हुआ भैया एक CPF त्रिभुज हुआ, और किसी भी त्रिभुज में सम्मुख समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है क्या? तो देखो समान कोणों की, क्या लिख सकते हैं? समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये जब दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो यहाँ R और अल्फा बराबर सम्मुख कोण है और दोनों बराबर है, तो इसके सम्मुख भुजा कौन सी हुई? PF हुई। कौन सी हुई? PF हुई। और इसके सम्मुख भुजा कौन सी हुई? CF हुई। सम्मुख कोणों के सामने की भुजाएं कह सकते हैं समान कोणों के सामने भुजाएं क्या होंगी? बराबर। ये दोनों कोण समान है तो इसकी सम्मुख भुजा ये हुई। समझ में आई बात? और इसकी सम्मुख ये हुई। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ कौन सी? PF बराबर में CF। तो मैं लिख सकता हूं PF बराबर में CF। कोई दिक्कत है क्या? PF बराबर में मैंने लिख दिया PF बराबर में CF। इसके इस कोण की सम्मुख भुजा ये है, इस कोण की सम्मुख भुजा ये है। PF बराबर में CF। समझ में आई बात? ठीक है। यदि दर्पण बहुत छोटा है, तो ध्यान दो या यदि दर्पण बहुत छोटा है, ठीक है, दर्पण की सभी जो गणनाएं सभी डेरिवेशन जो की जा रही है दर्पण को छोटा मान के की जा रही है। इसको दर्पण को छोटा मान के की जा रही है। ठीक है। तो भाई देखो जैसे जैसे दर्पण छोटा होता जाएगा तो ये P बिंदु कहाँ आता जाएगा? बिंदु O के नजदीक। जैसे जैसे आप ऐसे इस बिंदु को इसको नीचे लाते जाओ, दर्पण छोटा तो यहाँ से ये यहाँ आएगा, यहाँ से दर्पण बहुत छोटा होगा तो बिंदु P किसके नजदीक होगा? बिंदु O के नजदीक होगा या बिंदु O के नजदीक माना जाएगा। समझ में आई बात? ये जितनी भी ध्यान से सुनो इस बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बच्चा कहीं सब ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा होता है क्योंकि ये जो डायरेक्शन की जा रही है ये बहुत ही छोटे दर्पण के लिए की जा रही है। जब दर्पण छोटा होता जाएगा तो ये बिंदु कहाँ होता जाएगा? ये नीचे आता जाएगा। तो कहाँ जाएगा? बिंदु O के पास आ जाएगा। जब बिंदु O के तो ये भुजा ऐसे आएगी। समझ में आई बात? तो मैं OF को PF के बराबर मान सकता हूँ। कब मान सकता हूँ? जब दर्पण बहुत छोटा है तो बिंदु P किसके नजदीक होगा? O के नजदीक होगा। दोबारा देखो बेटा, जब बिंदु P O के नजदीक आएगा तो ये जो भुजा है कौन सी? FP या PF भुजा है, ये धीरे धीरे कहाँ आएगी? नीचे आएगी। तो लगभग किसके बराबर हो जाएगी? लगभग किसके बराबर हो जाएगी? OF के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? OF के बराबर हो जाएगी। समझ में आई बात? ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं यदि दर्पण बहुत छोटा है, यदि दर्पण बहुत छोटा है तो बिंदु P को O के नजदीक माना जा सकता है। यदि दर्पण बहुत छोटा है तो बिंदु P को O के नजदीक माना जा सकता है। कहाँ माना जा सकता है? बिंदु P को O के नजदीक माना जा सकता है। जब बिंदु P को O के नजदीक माना जा सकता है तो भैया ये भुजा जब नीचे आएगी तो लगभग किसकी बराबर हो जाएगी? OF के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? OF के बराबर हो जाएगी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं OF या मैं लिख सकता हूं PF बराबर में
को ये पीएफ भुजा हुई अपनी, इसको मैं किसके बराबर मान सकता हूँ? ओएफ के बराबर मान सकता हूँ। समझ में आई बात? ठीक है। अब देखो अपने पास जब ओएफ पीएफ के बराबर, पीएफ किसके बराबर है? सीएफ के। ओएफ किसके बराबर है? पीएफ के। और पीएफ किसके बराबर है? सीएफ के। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से यदि बात करें तो समीकरण ये रहा, ये 3 CO क्या है? कैपिटल आर। समीकरण 3 से CO वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर। देखो बेटा CF किसके बराबर है? PF के। CF किसके बराबर है? PF के। और PF किसके बराबर है? OF के। तो मैं CF के स्थान पर OF रख सकता हूं। मैं CF के स्थान पर CF किसके बराबर है? PF के। PF किसके बराबर है? OF के। ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो मैं CF के स्थान में क्या रख सकता हूं? OF। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं OF प्लस में OF। OF क्या है? स्मॉल f, फोकस दूरी है। OF फोकस दूरी है, तो R बराबर में स्मॉल f प्लस में स्मॉल f, तो R बराबर में 2f, तो f बराबर में क्या आ जाएगा? R/2। तो वक्रता त्रिज्या किसकी आधी हुई? फोकस दूरी किसकी आधी हुई? वक्रता त्रिज्या की आधी हुई। या कह सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की कितनी होती है? दुगनी होती है। क्या होती है? दुगनी होती है। देखो बेटा यहां तक आपको समझ में आया? यहां से मेरे संबंध निकल के आ गया कि जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। या आप लिख सकते हैं यहां से R बराबर में 2f, ऐसे लिख सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है। तो इस प्रकार से हमने संबंध निकाला किसमें? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी। समझ में आई बात? ठीक है। एक इसका मेथड और है, त्रिकोणमिति विधि से और निकाल सकते हैं। तो मैं आपको वो भी बता रहा हूं कि त्रिकोणमिति विधि से हम कैसे निकालेंगे। तो देखो त्रिकोणमिति विधि से कैसे निकालेंगे। देखो हमने कोई एक दर्पण लिया, ये आपके पास दर्पण हुआ, और दर्पण कौन सा हुआ? इसको थोड़ा सा सीधा बनाना है बीच में से, बाद में ऐसे बनाना। ये दर्पण हुआ, ठीक है। ये इसका मुख्य अक्ष हुआ, ये बिंदु वो ले लिया। समझ में आई बात? यहाँ से प्रकाश किरण को आपतित की, इसका परावर्तन हुआ, और कहां से गुजरी? फोकस बिंदु से गुजरी। कहां से गुजरी? फोकस बिंदु से गुजर गई। ठीक है। यहाँ मैंने अवलंब खींच लिया, ये मैंने क्या खींच लिया? अवलंब। ठीक है। तो अवलंब का नाम भी दे दिया मैंने, अवलंब का नाम दे दिया CP। क्या नाम दे दिया मैंने अवलंब का? CP। चित्र को ये बिल्कुल SP आपतित किरण हुई, यहाँ नाम दे दिया Q। समझ में आई बात? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल R हुई। ठीक है। मान लिया आप यहाँ कोण थीटा है, ठीक है। तो आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। तो ये कोण भी कितना होगा? थीटा ही होगा। कितना होगा? थीटा। दोबारा देखो भैया, ये कोण मैंने मान लिया थीटा। क्या कितना मान लिया? थीटा। तो ये नीचे वाला कोण कितना होगा? थीटा ही होगा। समझ में आई बात? ठीक है। अब देखो ये एकांतर कोण है, तो ये कोण थीटा, तो ये कोण भी कितना होगा? थीटा। समझ में आई बात? जब ये पूरा कोण कितना हो गया? थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा। तो ये यहाँ एकांतर करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 थीटा। समझ में आई बात? ठीक है। समझ में आएगी बात? दोबारा देखो, आपतन कोण बनाया अवलंब के साथ थीटा, और आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो
मेरी बात, ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। अच्छा ये पूरा कोण कितना है, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। तो ये यहाँ से क्या कितनी बनी एक, ठीक है, तो ये कोण कितना होगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। इसके एकांतर कोणों के नियम से, किसके नियम से, एकांतर कोणों के नियम से। समझ में आई बात, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम, ठीक है। एक बात और है, यदि दर्पण छोटा है तो मैं इसको बिंदु, इसको मैं एक सीधी रेखा मान सकता हूँ। समझ में आई बात, यदि दर्पण छोटा है, मैंने कही सभी जो गणनाएं की जाएंगी वो छोटे दर्पण के लिए की जाएगी। किसके लिए की जाएंगी, छोटे दर्पण के। एक मिनट, समझ में आया होगा आपके, सभी जो गणनाएं की जा रही हैं छोटे दर्पण के लिए की जा रही हैं। अब देखो यहाँ थीटा, ये थीटा, थीटा 2 थीटा, ठीक है। तो देखो यहाँ त्रिभुज बन गया अपने पास, एक त्रिभुज ले लिया कि मैंने मान लिया कि बिंदु P O के नजदीक है। तो दर्पण बहुत छोटा है, ऐसे भी कह सकते हैं दर्पण बहुत छोटा है, तो मैं इसको क्या मान सकता हूँ, एक OP को एक सीधी रेखा मान सकता हूँ। जब बहुत छोटा होगा दर्पण तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यदि दर्पण बहुत छोटा है, मैंने कही सभी जो डेरिवेशन की जा रही है, ये सभी जो गणनाएं की जा रही है छोटे दर्पण के लिए की जा रही है। यदि दर्पण बहुत छोटा है तो OP को एक सरल रेखा माना जा सकता है। OP को एक सरल रेखा माना जा सकता है। बेटा ध्यान से देखो कि जब दर्पण छोटा होगा तो ये बिंदु नीचे आएगा तो ये सीधी रेखा बनती जाएगी, बाद में जाके ये मुड़ रही धीरे-धीरे, समझ में आ, ठीक है, बाद में जाके ये मुड़ रही। तो मैंने इसको क्या मान लिया है कि सीधी रेखा मान लिया, समझ में आई बात। जब मैंने इसको सीधी रेखा मान लिया तो ये कोण कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, समकोण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समकोण। जब मैंने OP को क्या मान लिया, एक सीधी रेखा मान लिया, तो ये कोण कितना बन जाएगा, यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा। समझ में आई बात। अब देखो मैंने त्रिभुज लिया, पहले मैंने एक त्रिभुज लिया और त्रिभुज है COP। तो मैं बात कर रहा हूं त्रिभुज COP में यदि मैं tan थीटा वाला नियम लगाऊं तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा यहाँ कितना होगा, COP त्रिभुज लिया है मैंने, ये त्रिभुज लिया है, डॉट डॉट वाला आ रहा है, ये मैंने त्रिभुज लिया है COP। समझ में आई बात। तो इसमें tan थीटा निकालूं मैं, tan थीटा क्या होगा भैया, कोण कितना, कोण कितना है, थीटा है। थीटा के सामने मुझे क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। समकोण के सामने मुझे क्या होती है, कर्ण। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा लंबवटे में आधार। क्या होता है, लंबवटे में आधार। तो लंब क्या हुआ, थीटा के सामने मुझे लंब हुआ OP बटे में आधार क्या हुआ, CO। आधार क्या हुआ, CO। इसको मैंने यहां मान लिया। चलो अच्छा, दर्पण छोटा है, ठीक है, छोटा दर्पण है तो उसके जितने भी कोण बनेंगे, यदि दर्पण क्या है, छोटा है, तो उसमें जितने भी कोण बनेंगे वो भी क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे। इसलिए मैं, ठीक है, छोटे ध्यान देता हूं, छोटे दर्पण के लिए, छोटे दर्पण में कोण भी अल्प होंगे। समझ में आई बात। छोटा दर्पण है तो जितने भी कोण बनेंगे वो क्या होंगे, छोटे होंगे। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ tan थीटा लगभग में किसके, थीटा के बराबर में OP बटे में CO। समीकरण नंबर 1। कोई समस्या है क्या, जितने भी कोण होंगे वो भी क्या बनेंगे, छोटे। इसलिए मैं tan थीटा को, मैंने आपको 11th क्लास में बताया कि जब छोटा
बनेंगे आपतन कोण परावर्तन कोण जितने भी कोण बनेंगे बहुत ही अल्प कोण बनेंगे, इसलिए मैंने tan थीटा को क्या ले लिया, थीटा के बराबर ले लिया। समझ में आई बात? जितना थीटा का मान होगा उसका tan थीटा का मान मिला में उसके क्या होगा, बराबर। ठीक है, तो देखो अब मैं त्रिभुज ले रहा हूं FOP, अब मैं त्रिभुज लिया FOP में, त्रिभुज FOP में। अब त्रिभुज FOP की बात करें तो देखो कोण कितना है 2 थीटा, कितना है 2 थीटा, तो देखो यहाँ tan 2 थीटा निकालूंगे, tan 2 थीटा बराबर में ये हो गया इसका लंब OP बटे में आधार कितना हो गया OF। समझ में आई बात? आधार कितना हो गया लंब कितना हो गया OP बटे में OF। हाँ वही tan थीटा को मैं किसके बराबर मान सकता हूँ, tan 2 थीटा लगभग में छोटे कोण है इसलिए 2 थीटा बराबर मान लिया, OP बटे में क्या आ जाएगा OF आ जाएगा। और इसको समीकरण नंबर दे दिया जाएगा 2। समीकरण नंबर क्या देंगे 2 दे देंगे, समीकरण 2 दे दिया इसको मैंने 2 थीटा बराबर में OP बटे में OF। समीकरण 2 में 1 का भाग देंगे तो समीकरण 2 बटे समीकरण में समीकरण 1, समीकरण 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 ये है 2 थीटा बटे में थीटा बराबर में इसका मान क्या है OP बटे में OF इनटू में देखो भाग देंगे इसका तो OP CO कहां चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, CO बटे में OP से OP कट जाएगा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास जो बचने वाला है यहाँ देखो अपने पास क्या बचने वाला है, यहाँ बचेगा अपने पास 2। ठीक है, तो 2 बटे में यहाँ बचा 2 बटे में 1 और यहाँ बचेगा CO क्या है वक्र त्रिज्या है तो बराबर में CO के R और OF बचा, OF क्या है फोकस दूरी है भैया तो स्मॉल f, तो f बराबर में क्या आ जाएगा R बटे में 2। ऐसे भी आप करके आ सकते हैं, ये त्रिकोणमितीय तरीके से आप निकाल सकते हैं कि त्रिकोणमितीय तरीके से आप किस प्रकार से निकालेंगे कि संबंध, इससे समझ क्या है जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की क्या होती है, वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है, या कह सकते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है आधी होती है। आपके कोई भी नोट्स में नहीं मिले मेथड तो इसको आप बता लेना मेथड को फटाफट जल्दी। उतार लिया होगा देखो सामने देखो। अब हम बात करते हैं, अब तक मैंने संबंध बताया ठीक है किसमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। अब हम दर्पण सूत्र की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दर्पण सूत्र, पूरा नहीं होगा लेकिन मैं थोड़ा सा समझा के जा रहा हूँ आपको। देखो दर्पण सूत्र या लिख सकते हैं हम U V F के मध्य संबंध, U V F के मध्य संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दर्पण सूत्र, आवर्धन क्षमता ये सब पूछी जाती है। दर्पण सूत्र क्या होता है वो आपको सिद्ध करना आना चाहिए। ठीक है, या ऐसा होता है किसी दर्पण में बिंब की, किसी दर्पण के लिए बिंब की दूरी u, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, किसी दर्पण के लिए बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v एवं फोकस दूरी f के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। समझ में आने वाला तो आप कोई सा भी दर्पण ले सकते हैं, चाहे उत्तल से करो चाहे अवतल से करो, लेकिन सिलेबस में अवतल से दे रखा है तो हम अवतल से कर लेते हैं कि अवतल से हम दर्पण सूत्र कैसे निकालेंगे। वैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा है दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर में 1/u प्लस में 1/v। इसको हम सिद्ध करेंगे दर्पण सूत्र को। दर्पण सूत्र होता है u v f में जो संबंध होता है 1/f
चुके हैं। इसके बाद हम इसको सिद्ध करके बताएंगे। वहां आपने नहीं सीखा है सिद्ध करना, तो आप हम यहाँ बताएंगे। देखो सबसे पहले ध्यान दो, पहले मैं आप चित्र बना के किरण चित्र बना रहा हूँ उसका आज। तो देखो किरण चित्र कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। मैं अवतल दर्पण के लिए बात कर रहा हूँ, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। अवतल कोई से भी निकाल सकते हो आप, ठीक है, ऐसे बोलता ही नहीं होगा अवतल से निकालो, अवतल से निकालो, केवल दर्पण सूत्र पूछता है, ठीक है। तो मैं अवतल दर्पण की बात कर रहा हूँ। अवतल दर्पण से तो मैंने एक अवतल दर्पण लिया भैया, ये मैंने अवतल दर्पण ले लिया, ठीक है। ये इसका हुआ मुख्य अक्ष, ठीक है, इसका नाम है द्वारक हुआ है। ये भी क्या हुआ, इसका द्वारक हुआ, अपर्चर हुआ, आपको पता है। परावर्तन तल का, दर्पण के परावर्तक जो तल है उसका व्यास क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। और यहाँ मैंने ओ बिंदु दे दिया, ध्रुव को नाम दे दिया है ओ, ठीक है, समझ में बात, ठीक है। कोई भी प्रकार, अच्छा यहाँ देखो, यहाँ वक्रता केंद्र हुआ इसका, ये हुआ सी, समझ में आई बात। वक्रता केंद्र के पीछे कोई वस्तु रखी हुई है और वस्तु का नाम मैंने दे दिया है, तो इसका नाम ए भी दे दिया है। तो अभी छोड़ो इसको, वस्तु का नाम देता हूँ मैं, ए बी मैंने वस्तु का नाम दे दिया, समझ में आई बात, ठीक है। तो देखो इस वस्तु से प्रतिबिंब निर्माण के लिए कितनी प्रकाश किरणें चाहिए, 2 प्रकाश किरणें चाहिए। तो एक प्रकाश किरण समांतर गई, समांतर जाएगी, कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी, कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु F से गुजरेगी, समझ में आई बात, फोकस बिंदु F से, ठीक है। एक प्रकाश किरण कहां से गुजरी, फोकस बिंदु F से गुजरी। एक दूसरी प्रकाश किरण और ली हमने, तो दूसरी प्रकाश किरण हम गुजारते हैं कहां से, फोकस बिंदु से गुजारते हैं। तो मैंने ये फोकस बिंदु से गुजार दी, ठीक है। ये इसका परावर्तन होगा और परावर्तन होने के बाद में ये किसके समांतर हो जाएगी, ये हो जाएगी किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये यहाँ काटेंगे मुख्य अक्ष को, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या प्राप्त होगा, प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रतिबिंब। इसका नाम दे देंगे ए डैश बी डैश, समझ में आएगी बात, ठीक है। यहाँ नाम दे देंगे इसको, यहाँ नाम दे देंगे पी, कोई दिक्कत है क्या। तो हमने क्या किया, दोबारा सुनो एक बार, दोबारा देखो, तो ध्यान से देखें इन चीजों को, चित्र गलत ना बनाए। ये कोई आपका अवतल दर्पण हुआ, ये अवतल दर्पण, ये इसका हुआ मुख्य अक्ष, ये ध्रुव हुआ ओ, ठीक है। ये इसका हुआ वक्रता केंद्र मान लिया सी, ठीक है। यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है और इसका नाम है वस्तु का ए बी, ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब बनेगा, किससे बनेगा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से। नाम दे दिया है मैंने अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो 2 प्रकाश किरणें चाहिए, तो एक प्रकाश किरण दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है, फोकस से गुजर जाती है, तो फोकस से गुजरती है, समझ में आएगी बात, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण फोकस पर बिंदु पर आपतित होगी, तो फोकस बिंदु पर मैंने आपतित कराई दूसरी प्रकाश किरण को, फोकस बिंदु पर आपतित कराया। देखो फोकस बिंदु कैसे आपतित होगी, ये फोकस बिंदु पे आपतित हुई, ठीक है। ये फोकस बिंदु पे आपतित हुई और परावर्तन, दर्पण से परावर्तन होगा, इसका दर्पण से परावर्तन होगा और परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहाँ क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा और ये प्रतिबिंब आ गया ए डैश बी डैश, समझ में आएगी बात, कोई समस्या है। तो यहाँ तक मैंने आपको किरण चित्र बनाना बताया। इसके बाद इसकी जो डेरिवेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा है। आवर्धन क्षमता भी मैग्निफिकेशन पावर है वो भी साथ साथ में आ जाएगी, समझ में आप, ठीक है। अगर आज अधूरी क्लास है तो समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो ये मैंने चित्र बनाया, आगे इसकी बात करेंगे अगली क्लास, ठीक है। आज के लिए इतना ही।